गवर्नमेंट कॉलेज टॉक की एनसीसी इकाई में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है हाइजीन एंड सैनिटेशन, यानी स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्वच्छता। जैसा कि सभी जानते हैं, स्वास्थ्य एवं सफाई का मानव जीवन में परम महत्व है। यदि शरीर स्वस्थ न हो तो हम अपने किसी भी कार्य को करने में सफल नहीं हो सकते हैं। यही नहीं, हम अपने समाज एवं देश की सेवा भी उसी दशा में कर सकते हैं जब हम पूरी तरह स्वस्थ हों। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रहने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए। इसके साथ ही हमें स्वयं अपने घर की और अपने आसपास की सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हम अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को संतोषजनक बनाए रख सकें, इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है शारीरिक स्वच्छता। शारीरिक स्वच्छता में दो चीज़ें आती हैं, यानी एक बाहरी शरीर की स्वच्छता, जिससे कि हमारी स्किन, आँखें, नाक, कान, इनकी स्वच्छता। अगर स्किन गंदी रहेगी, हमें एलर्जी रहेगी, तो अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं, फुंसी, दांत, खुजली आदि। ये सभी चीज़ें प्राय ग्रीष्म ऋतु में लोगों को पसीना आने से होती है, क्योंकि जब पसीना आता है तो धूल के कण हमारी त्वचा से चिपक जाते हैं और दांत खुजली होती है, रोगाणु बहुत से चेटते हैं और वायरस फैल जाता है। इसी तरह यदि हम गंदा पानी पीते हैं तो उससे हमारे फेफड़े और गुर्दों पर असर पड़ता है, पथरी हो जाती है, जिसे हम गुर्दों के अंदर या पित्ते में। इसके अलावा यदि हम हमारे दांतों को साफ नहीं रखेंगे, ब्रश नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, तो पायरिया होने का डर रहता है, यानी मुंह से बदबू आती है, मसूड़ों में जिसे कहते हैं हम पस पड़ जाते हैं, दांत जल्दी गिरने लगते हैं। यदि हम हमारी आँखों की सफाई नहीं रखेंगे और उनकी केयर नहीं करेंगे तो जल्दी ही हमारी आँखें भी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए हमें हमारी बाह्य शरीर की रक्षा करना चाहिए, उसे स्वच्छ रख करके। एक होती है शरीर की आंतरिक स्वच्छता, यानी शरीर के अंदर के भाग जो होते हैं हम उनको कैसे स्वस्थ रख सकें। जैसे नाक है, नाक के अंदर हम पानी डालेंगे जिसे हम जल नेति कहते हैं, तो एक नथुने से पानी डालकर दूसरे नथुने से हम पानी निकालेंगे, जिससे कि हमारे नाक के आंतरिक स्वच्छता रहेगी। इसी तरीके से गर्म पानी पीकर हम अपने गले को साफ रख सकते हैं, अपने पेट को साफ रख सकते हैं, या अच्छे और गाजर या अनार वगैरह ऐसे फल खा करके हम अपने खून की कमी को दूर कर सकते हैं, अपने WBC और RBC को पूरा कर सकते हैं। जब हमारी WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में होंगी तो वो रोगों से आसानी से लड़ सकेंगी। इसके अलावा पौष्टिक भोजन भी हमें खाना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन का भी अपना विशेष महत्व है। इसके अभाव में किया गया किसी भी प्रकार का व्यायाम उपयोगी नहीं हो सकता है। अतः हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। भोजन में सभी तत्वों की आवश्यक मात्रा को लेना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भोजन प्रसन्नतापूर्वक एवं स्वच्छ वातावरण में किया गया हो। व्यायाम, हमें अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का व्यायाम अवश्य करना चाहिए। व्यायाम के अभाव में हम अपने शरीर को सुडौल और शक्तिशाली नहीं बना सकते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं उन्हें हम कम आयु में ही अनेक प्रकार के रोगों से घिरा हुआ देख सकते हैं।
इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल अथवा शाम को स्वच्छ हवा में कुछ देर कसरत या एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी चाहिए। विश्राम एवं नींद यानी स्लीपिंग। संतोषप्रद स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता अनुसार विश्राम करना और समय पर नींद लेना भी परम आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से अपने निर्धारित समय पर जल्द ही सो जाना चाहिए और प्रातःकाल जल्दी ही उठ जाना चाहिए। ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमारा जो बेडरूम है उसमें स्वच्छ वायु यानी फ्रेश एयर आती हो। एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। आनंददायक वातावरण। हमारा अधिकांश समय अपने घर पर ही व्यतीत होता है, इसलिए ये आवश्यक है कि हमारे घर का वातावरण ऐसा हो जहाँ किसी भी प्रकार के तनाव की संभावना ना हो। घर का वातावरण अशांत होने से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक गंभीर प्रभाव पड़ता है। मादक पदार्थ यानी नशीली वस्तुओं से दूरी बनाए रखना चाहिए हमें। मादक पदार्थ के अंतर्गत तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी प्रकार के मादक पदार्थ हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। जो व्यक्ति मादक पदार्थ के आदी हो जाते हैं उन्हें अजीर्ण, अपच, ब्लड प्रेशर, चक्कर आना आदि अनेक प्रकार के रोग घेर लेते हैं। यहाँ तक कि कैंसर जैसा भयावह रोग भी प्राय मादक पदार्थों के सेवन का ही परिणाम होता है। इनके सेवन से व्यक्ति की आयु भी घट जाती है, साथ ही उसके विचार और भावनाएं भी इनके कारण प्रभावित होने लगते हैं। इनका दास बनकर व्यक्ति अनेक बार कई दृष्टियों से समर्थ होने के उपरांत भी एक प्रकार से नरक तुल्य जीवन ही व्यतीत करता है। इसलिए इन मादक पदार्थों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। अब हम रोगों के बारे में जानकारी लेंगे, यानी बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं और किस किस तरह फैल सकती हैं। तो विभिन्न प्रकार के रोगों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है: वायु द्वारा, कीटों द्वारा, संपर्क द्वारा, भोजन तथा पेय पदार्थ द्वारा। तो पहले बात करेंगे वायु द्वारा रोगों का। वायु द्वारा फैलने वाले प्रमुख रोग हैं खसरा, निमोनिया, चेचक, डिप्थीरिया और बालकों में होने वाली खांसी। ये रोग रोगियों के मल मूत्र के सूख जाने पर वायु के द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित हो जाते हैं। कीटों द्वारा रोग। कीटों द्वारा भी कई भयानक रोगों का संक्रमण होता है। उदाहरण के लिए मक्खी द्वारा दस्त और पेचिश, जूं के द्वारा टाइफस ज्वर, पिस्सू द्वारा प्लेग और टाइफस तथा मच्छर के द्वारा मलेरिया और डेंगू जैसे रोग फैलते हैं। संपर्क द्वारा कुछ रोग किसी रोगी के कपड़ों अथवा उसके स्पर्श के परिणाम भी संक्रमित होते हैं। इस प्रकार के रोगों में प्रमुख है खुजली, दाद, सिफिलिस और एड्स और आजकल कोरोना। इसके अतिरिक्त कुछ प्रजनन संबंधी अंगों के रोग भी संपर्क द्वारा ही फैलते हैं। भोजन तथा पेय पदार्थों द्वारा रोग। मनुष्यों द्वारा ग्रहण किए गए भोजन व जल के द्वारा भी उसमें कुछ रोग संक्रमित हो जाते हैं। इन रोगों में अतिसार, हैजा, टाइफाइड, पेचिश प्रमुख है। अब हमारा अगला टॉपिक है रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने हेतु प्रयुक्तनीय साधन, यानी विभिन्न रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए प्राकृतिक, भौतिक एवं रासायनिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक साधन है स्वच्छ वायु अथवा सूर्य के प्रकाश, और भौतिक साधन है यानी वे साधन जिनकी व्यवस्था कृत्रिम रूप से की जाती है। उदाहरण के लिए आजकल हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा प्रयुक्त होने वाले अल्ट्रावायलेट लैंप का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से अल्ट्रावायलेट किरणें उत्पन्न की जाती हैं। रासायनिक साधन रोगों के कीटाणुओं को समाप्त करने हेतु अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थों का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ रासायनिक पदार्थों इस तरह हैं: ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, चूना साबुन, नीला थोथा, फार्मोलिन, परक्लोराइड ऑफ मरकरी, सिलीन, फिनाइल,
लाइसोल, आइजोल, कार्बोलिक अम्ल और वायुमंडल को शुद्ध करने वाली गैसें और एंटीसेप्टिक रासायनिक पदार्थ। अब हम प्रमुख रोगों के बारे में बात करेंगे। मलेरिया। मलेरिया के कीटाणु लाल रक्त कणों को नष्ट कर देते हैं। ये रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने के कारण होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं सर्दी के साथ तेज बुखार होना, कंपकपी आना और वमन होना यानी उल्टी होना या वॉमिटिंग होना। इस रोग के उपचार के लिए कुनैन की दवा एक श्रेष्ठ दवा के रूप में जानी जाती है। साथ ही रोगी को मच्छरदानी में सुलाना चाहिए और मच्छरों को मारने का उपाय करना चाहिए। हैज़ा। ये हैज़ा बीमारी जो होती है ये दूषित जल अथवा सड़े हुए फल, सब्जी आदि खाद्य पदार्थों को प्रयोग करना होता है। इस रोग की स्थिति में रोगी को वमन व दस्त होने लगते हैं। इसके उपचार हेतु घर व आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही घर के बर्तन, पानी व भोजन की शुद्धता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हैजे का टीका भी इस रोग के उपचार में सहायक होता है। तपेदिक। तपेदिक एक छूत का रोग है। वे कफ, हवा आदि के माध्यम से फैलती है। इसके लक्षण हैं रोगी का कमजोरी आना, उसका वजन कम होना और खांसी होना। इस रोग के उपचार हेतु बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। इसके साथ ही स्वच्छता का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। पोलियो। पोलियो एक अत्यंत भयानक रोग है। ये एक प्रकार के वायरस का परिणाम होता है। यह वायरस विशेष रूप से रोगी की रीढ़ की हड्डी, उसके गले और आंतों को बेकार कर देता है। इसके कारण रोगी के पैर भी बेकार हो जाते हैं। ये रोग छोटे बालकों को अपनी चपेट में अधिक लेता है। इसके उपचार पोलियो का टीका लगवाना और बच्चों को पोलियो की दवा पिलाना है। एनीमिया। यह रोग शरीर में रक्त की कमी के कारण होता है। इस रोग की स्थिति में रोगी के लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ये बालकों और महिलाओं में अधिक होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं चक्कर आना, कमजोरी महसूस करना और शरीर में ताप की कमी होना। इसके उपचार के लिए आयरन युक्त भोजन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक है जल आपूर्ति तथा स्वच्छीकरण। जल आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं वर्षा का जल, नहरें, तालाबें, पोखर, नलकूप अथवा कुएं। पानी को साफ रखने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको छानें, उसके अंदर जीवाणु रहित बनाने के लिए उसे उबालें या उसमें क्लोरीन अथवा व्यंजक पाउडर की सहायता से उसको जीवाणु रहित करें। क्लोरीन की ये विशेषता होती है कि जल के 10 लाख भाग में क्लोरीन का 1 भाग मिलाने पर 15 मिनट में ही जल जीवाणु रहित हो जाता है। अगला टॉपिक है मूत्रालय, शौचालय एवं कूड़े करकट के गड्ढे। मूत्रालय, शौचालय एवं कूड़े के गड्ढों को इस प्रकार बनाना चाहिए जिससे वहां की गंदगी पर मक्खी अथवा मच्छर न बैठ सकें। इसके लिए मूत्रालयों को फनल के आकार का बनाया जाता है। उनके गड्ढों में सोख्ता लगा दिया जाता है। सोख्ता वाले गड्ढे 4 फुट चौड़ाई और 5-6 फुट गहराई के बनाए जाने चाहिए। इनमें जाने वाले मूत्र को नीचे बना गड्ढा सोखता रहता है। शौचालय 2 प्रकार के बनाए जाते हैं, गहरी खाई वाले और कम गहरी खाई वाले। कम गहरी खाई वाले शौचालयों का प्रयोग अस्थायी शिविरों में किया जाता है। गहरी खाई की चौड़ाई 2 फीट व उसकी गहराई 8 फीट रखी जाती है। लंबाई भी आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। अस्थायी शिविरों में कम गहरी खाई का प्रयोग किया जाता है। कम गहरी की चौड़ाई 1 फीट और गहराई 2 फीट रखी जाती है। कूड़ा करकट डालने हेतु ढक्कन वाले कूड़ेदान का प्रयोग करना ही अधिक अच्छा रहता है। इसके अतिरिक्त आसपास के कूड़े का कहीं गहरे गड्ढे में दबाकर अथवा जलाकर नष्ट कर दिया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जब कभी भी हम कैंप में जाते हैं, चाहे से वो CATC कैंप हो, RD कैंप हो, उसमें हमें सफाई कैसे रखनी चाहिए। कैंप में सफाई का प्रबंध करने की दृष्टि से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
पहली, कैंप में स्वच्छ पानी का उचित प्रबंध हो। दूसरा, जवानों को दिया जाने वाला भोजन किसी भी दृष्टि से दूषित ना हो। तीसरा, कैंप में स्वच्छ वायु आने जाने का प्रबंध हो। चौथा, कैंप में नहाने, बर्तनों को साफ करने और कपड़े धोने के स्थान अलग अलग होने चाहिए। कैंप के आसपास की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अंतिम, यदि कहीं कूड़ा करकट आदि पड़ा हुआ हो तो उसे दूर फेंक दिया जाना चाहिए अथवा वहीं या आसपास कहीं गड्ढा खोद कर दबा दिया जाना चाहिए। कैडेट्स, आज की इस क्लास में हमने सीखा कि हमें हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, बाहरी और उसकी आंतरिक स्वच्छता कैसे बनाए रखनी है, विभिन्न रोग किस प्रकार फैलते हैं और विभिन्न रोगों का हमने संक्षिप्त परिचय भी लिया है। और जब हम कभी कैंप में जाएं तो उसमें सफाई प्रबंध हमें किस प्रकार रखना चाहिए। मैं ये आशा करता हूँ कि आपने इस क्लास से कुछ सीखा होगा और यह आपके जीवन और आपकी परीक्षा के एतबार से उपयोगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।